जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से लगभग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथियों, इन 50 प्रश्नों में से आज आपको कम से कम 35 से 40 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और आज आपका ये 5वां क्यूज चलेगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? वर्मन, मौखारी, पुष्यमित्र या फिर डी पुष्यभूति वंश से? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। आंसर बताएंगे आप सभी। हर्ष जो है ये किस राजवंश से संबंधित थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हर्ष जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। अब देखिए कुछ बच्चे पुष्यमित्र बता रहे हैं, पुष्यमित्र नहीं होगा, पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सामंत सेन। याद रखिएगा, सामंत सेन जो है सेन राजवंश का संस्थापक था। देखिए कहीं कहीं आपको विजय सेन भी मिलता है, लेकिन विजय सेन से पहले सामंत सेन आया था। तो आंसर जो आपका होगा ये सामंत सेन होगा, ना कि विजय सेन, ध्यान रखें। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन था? चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। महमूद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन थे? तो ये प्रश्न पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है फिरदौसी। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है फिरदौसी। इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को का यात्री था और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भारत आया था और इनकी पुस्तक है रहला। याद रखिएगा, रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। आगे देखिए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो बलबन का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा उलुग खान। उलुग खान ये बलबन का वास्तविक नाम था। बलबन ने ही लौ और रक्त की नीति को अपनाया था, तो इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया था? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। कौन से गुरु है, सिखों के कौन से गुरु जिनको औरंगजेब ने फांसी दिया था? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर को। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है गुरु तेग बहादुर को। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। आगे देखिए, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? चलिए आंसर कीजिए 6 के लिए फटाफट से। तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाली यात्री था और 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। और भारत के किस स्थान पर? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। असम राज्य का प्राचीन नाम कौन सा था? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राग ज्योतिषपुर ये असम राज्य का क्या था? प्राचीन नाम। असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ पर नेशनल पार्क है, याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क और एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध पूछा जाता है, तो दोनों याद रखिए। आगे देखिए, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है?
तो सागौन जो है ये किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो याद रखिएगा मध्य भारत में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य भारत में। आगे देखिए, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी साथ में लाइक करते चलें। तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक में। और कॉफ़ी जो है पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे? तो बीज से। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में सबसे आगे है? एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में सबसे आगे है? तो साथियों बॉक्साइट उत्पादन में सबसे आगे है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो पहला ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है उड़ीसा। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो सूती वस्त्र मिलों की जो सर्वाधिक संख्या है ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में, याद रखना है। और गुजरात की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी का विस्तार है पूछा जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार है। और इस काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। डीजल रेलवे इंजन कहाँ पर बनते हैं? तो इस प्रश्न को हमने पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। डीजल रेलवे इंजन जो है वाराणसी में बनते हैं। कहाँ पर? वाराणसी में। वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है कौन सी मिट्टी है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए, वह कौन सी मिट्टी है जिसका रंग जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो याद रखिएगा ये है लेटराइट मिट्टी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रेगुर मिट्टी। ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। बांगर जो है ये क्या है? तो जलोढ़ का एक प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं और दूसरा है नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय कौन सा है? यानी आर्थिक योजना जो है ये किस सूची में आता है? तो आर्थिक योजना जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समवर्ती सूची का। मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो याद रखिएगा 6 माह। आगे देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। नीति आयोग के पहले योजना आयोग था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए, समाजवादी तो है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोक कल्याण नहीं है, प्रभुत्व संपन्न है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्रस्तावना की बात करें जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार। कौन सा? तो 42वां, जो कि 1976 में हुआ था। आगे देखिए, राज्यों के विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राज्य के विधानसभा के 17 अवसान के आदेश जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग है तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा
किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया? चलिए अब बिल्कुल सोच का आंसर करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए लिखित संविधान की अवधारणा है, ना कि लिखित संविधान सबसे पहले किस देश का है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश का है, तो याद रखिएगा फ्रांस का। लेकिन विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का पूछे तब आपको आंसर करना है अमेरिका। फिलहाल यहाँ पे फ्रांस आंसर होगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भारत में एकल नागरिकता है, जबकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है ये अमेरिका देश के संविधान में है। नागरिकता की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। आगे देखिए अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो साथियों अध्यक्षात्मक शासन का उदय जो है सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। कहाँ पर? तो अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राज्यपाल। याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। तो जिला कलेक्टर जो है संभागायुक्त अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? चलिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और यहाँ पे पूछा गया है 2003 में कौन सी भाषा को ऐड किया गया था। तो सबसे पहले देखिए 8वें संविधान की बात करें तो मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में टोटल 22 है। तो सबसे पहले 1992 में, याद रखिएगा 1992 में एक संशोधन होता है और इस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। नेपाली, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को ऐड किया गया था 1992 में। और इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखना है, नमक। ना से आपका हो गया नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो 3 भाषाओं को ऐड किया गया था 1992 में। फिर बाद में एक संशोधन होता है 2003 में, कौन सा? तो 92वां संशोधन होता है 2003 में। इसके तहत संविधान में 4 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन कौन सा? संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है 2003 में पूछा गया था, जो कि 92वां संशोधन है। तो 4 भाषाओं में कौन कौन है? कोंकणी नहीं आता है, सिंधी भी नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा? संथाली, याद रखिएगा। बाकी कोंकणी, मणिपुरी और कौन सा? नेपाली, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 में और 2003 में 4 भाषाओं को। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये बहुत ही सिंपल है, जनसंख्या के आधार पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर कीजिए, चारों ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। किस कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं? तो किस कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं? तो जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है?
तो साथियों भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में आरबीआई काम करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया, तो 1995 में। निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति या फिर आय पद्धति। तो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति जो है ये मैट्रिक्स पद्धति नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ग्रेसम नियम किससे संबंधित है। तो साथियों ग्रेसम नियम जो है ये मुद्रा के संचलन से संबंधित है। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा नहीं होगा यहाँ पे, केरल भी नहीं होगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, केरल का मोहिनी अट्टम और क्या है, तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम और कथकली। कथक होता है कहाँ का, तो ये उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का। इकेबाना किसका जापानी रूप है, तो 35 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए, तो ये हो जाएगा फूलों की सजावट का, सी ऑप्शन सही है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की व्यंजक मिलती है, तो देखिए न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उससे जड़त्व की परिभाषा मिलती है और दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। आगे देखिए, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभव मापी नहीं होगा, वोल्ट मीटर होगा। टैकोमीटर वह उपकरण है जिसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा गति, याद रखिएगा गति। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बहुत ही सिंपल है, यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलेगा, तो जनित्र यानी एक डायनेमो बदलेगा। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से मापा जाता है भूतल से ऊंचाई। आगे देखिए, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिल्वर ब्रोमाइड आंसर नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में सोडियम थायोसल्फेट भी दिया गया है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, सोडियम थायोसल्फेट। सिल्वर ब्रोमाइड नहीं होगा। अगर ऑप्शन में सिल्वर ब्रोमाइड ना हो, अगर ऑप्शन में सोडियम थायोसल्फेट ना हो तब आप लोग आंसर सिल्वर ब्रोमाइड दे सकते हैं। फिलहाल आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी, तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है, तांबा। लार की प्रकृति कैसी होती है, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और लार की प्रकृति जो है ये होती है अम्लीय। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बहुत ही सिंपल है, पित्त का निर्माण होता है कहाँ पर, तो यकृत में होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यकृत। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है, विषाणु बोले तो वायरस, तो सबसे बड़ा वायरस जो है ये पोक्स विषाणु है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, पोक्स विषाणु। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। अब कुछ बच्चे यहाँ पे वृक्क बताएंगे, वृक्क नहीं होगा, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है यानी कि लीवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र से
संबंधित है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है, यानी कि भारत में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो लोकप्रिय बनाया था सरदार भगत सिंह ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आखिरी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो साथियों, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए किसान घाट जो है ये किस महापुरुष का समाधि स्थल का नाम है? ये आपके लिए आज का टेस्ट का क्वेश्चन रहा। किसान घाट के बारे में आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,